Good afternoon. Good afternoon. On behalf of Professional Development Committee of Institute of Cost Accountants of India, I welcome you all for today's webinar. Our today's speaker is CS Abhishek Verma. Sir is a Chartered Accountant, Company Secretary. Currently is Director CA Abhishek Verma and Associates. His professional expertise in GST, income tax and compliance, preparation and filing of income tax returns and addressing tax notices, day-to-day accounting using Tally, including journal, voucher, payments, receipt, and financial reporting. Sir's areas of interest is auditing, financial management, accounting standard, taxation, cost optimization, and financial planning. I request sir to please start the session. Thank you. Okay, sir. Good afternoon to all. मैडम ने मेरा इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है, थोड़ा सा मैं अपने आप में बता देता हूँ। हेलो सर, मेरा नाम अभिषेक वर्मा है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी हूँ। तो बाकी मैडम ने बता दिया, मैं 13 साल से प्रैक्टिस के अंदर हूँ और एवरी ईयर 2000 प्लस ITR हम भरते हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग और लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस की हेल्प से, और लोगों को रिक्रूट करते हैं, उनको नई जॉब्स वगैरह के प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ मैं अपनी फर्म्स के बारे में बता दूं। जो हमारी फर्म है UR माई कंसल्टेंट, वो मेरी वाइफ के नाम से है और उसको लेड मैं करता हूं। उसमें हम मेरी वाइफ म्यूचुअल फंड एडवाइज़र है, फाइनेंशियल प्लानर है, और हमारे पास में कॉर्पोरेट कोड है टाटा लाइफ इंश्योरेंस का, आदित्य बिरला का, HDFC का और LIC का, और म्यूचुअल फंड का काम हम करते हैं। तो अचीवमेंट की अगर बात करें तो हमने 800 प्लस इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करी है, 500 प्लस म्यूचुअल फंड हमारे सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं। हमारा मिशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम फाइनेंशियल उनकी प्लानिंग करें। आज के अब टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे आज हमको टॉपिक दिया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजिंग पर्सनल एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिंग टू अचीव द फाइनेंशियल। ये क्यों जरूरी है कि हमको अपने फाइनेंशियल गोल अचीव करने हैं और अपने जो एक्सपेंसेस है वो मैनेज करने हैं, डेब्ट और सेविंग को, इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना है। तो स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जनरली क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग। पहले हम इनकम करते हैं, फिर एक्सपेंसेस कर देते हैं, फिर जो बचता है वो सेविंग करते हैं। आइडियली होना चाहिए कि पहले हम इनकम करें, फिर उसमें से पहले सेविंग हम कर लें और जो फिर बचा हुआ उसमें एक्सपेंसेस करें। और हम इसके लिए पहला स्टेप होता है, हमको सबसे पहले बजटिंग करनी चाहिए। बजटिंग कैसे हम कर सकते हैं? हम एक बजट प्लानर डायरी रख सकते हैं, या हम एक्सेल शीट मेंटेन कर सकते हैं। कुछ ऐप्स भी आती है जैसे गुड बजट, हनी ड्यू या पॉकेट गार्ड, उनकी हेल्प से भी हम बजटिंग कर सकते हैं। हमारे पास में क्या प्रॉब्लम होती है, हम इनकम कर देते हैं और एक्सपेंसेस कर देते हैं, फिर एंड के अंदर हमको लगता है यार हमने पैसा तो इतना कमाया था, वो गया कहाँ पर? ठीक है ना। तो वो क्या है, क्योंकि हमने अपने एक्सपेंस, इनकम तो हमको पता है हमारे अकाउंट में आ जाती है, जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम ट्रैक नहीं कर पाते बहुत बार। तो उसके लिए क्या होता है, हम पे कोई पॉकेट डायरी रख सकते हैं, एक्सेल शीट मेंटेन कर सकते हैं। हम अपना जो पर्सनल एक फैमिली ग्रुप बना सकते हैं, उसके अंदर जो जितना एक्सपेंसेस करेगा वो उसके अंदर हम डाल सकते हैं, ताकि हम मंथ एंड के अंदर ट्रैक कर सकते हैं कितना क्या एक्सपेंसेस किया, किस हेड के अंदर एक्सपेंसेस किया। इसके लिए कुछ ऐप भी आती है जैसे मनी डू, वॉलनट, ईटी मनी और क्रेड एक्सेट्रा। डेट मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए कि अभी इसके बारे में बात करेंगे। कुछ तरह के डेप्ट होते हैं, कुछ गुड डेप्ट होते हैं, कुछ बैड डेप्ट होते हैं, और हम जो क्रेडिट कार्ड यूज अगर जो करता है वो क्या कॉमनली मिस्टेक करता है, उसके बारे में बात करेंगे। डेट मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम कैसे कैसे करते हैं। जैसे अगर इमरजेंसी में हमने पहले फटाफट में कहीं से लोन ले लिया है, अब वो लोन हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एग्जांपल 15% पे है, तो हम जैसे जैसे हमको टाइम मिले तो फिर हम उसको क्या करना चाहिए, जहाँ पर हमको पता करना चाहिए अब कहीं पे रेट दूसरे बैंक में कम है, कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में कम है, तो हमको वो लोन ट्रांसफर कर लेना चाहिए अगर उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं हो तो। फिर हमने, अगर हमने कोई अनसिक्योर लोन ले रखा है तो उसको हमको फिर, अगर हमारे पास में कुछ एसेट्स है, गोल्ड है या कोई प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट में हमको सिक्योर लोन लेना चाहिए, क्योंकि सिक्योर लोन होता है वो अनसिक्योर से थोड़ा सस्ता पड़ता है। फिर हम क्या करते हैं, मोस्टली लोगों के पास में क्या है कि होम लोन जरूर होता है। तो होम लोन के अंदर अगर जैसे किसी का 30 लाख रुपए का होम लोन है और 20 लाख रुपए का है वो होम लोन, और अगर वो 20 सालों के लिए ले रखा है, तो उसकी अप्रोक्सीमेटली 27,000 EMI आती है।
तो अगर वो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पे कर दे ईएमआई को, 3,000 एक्स्ट्रा पे कर दे, 30,000 पे कर दे, तो जो होम लोन है वो बहुत जल्दी उतर जाएगा। उसका अभी मैं एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। और अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो मिनिमम पेमेंट को अवॉइड कीजिए, पूरा का पूरा पेमेंट करिए। ये जो मैंने होम लोन का बताया था आपको, उसका मैंने एग्जांपल भी दे रखा है। होम लोन है 30 लाख रुपए का, और रेट ऑफ जिसका इंटरेस्ट है 9.5%, और टर्न ईयर है 20 ईयर का। 1 जनवरी 2025 को अगर आपने लोन लिया है होम लोन, तो उसकी इंस्टॉलमेंट आएगी 27,963। ठीक है। तो अगर सिर्फ 3,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करें, यानी मंथ ईयरली 36,000, ये अगर अपन एक्स्ट्रा पे करें, तो ये जो लोन है वो 20 साल की जगह 15 साल 5 महीने में पूरा हो जाएगा। आपका 4 साल 7 महीने पहले ही पूरा हो जाएगा आपका। और आपका करीबन 9,90,000 ये आपका इंटरेस्ट आपका सेव हो जाएगा, अगर थोड़ा सा अपन स्मार्टली प्लानिंग करें इसके बारे में। फिर क्या होता है, अगर किसी के पास में 5-6 तरह का लोन है, तो कि एक दिन कोई एक्सेल बनानी चाहिए। उसके अंदर क्या, एक्सेल के अंदर आप जिसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है वो सबसे ऊपर रखिए, जिसका इंटरेस्ट कम है वो सबसे नीचे रखिए। सब एग्जांपल लिया है, जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड है, किसी का क्रेडिट कार्ड का लोन है वो 2 लाख रुपए का है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% पड़ती है। पर्सनल लोन है 5 लाख रुपए का है, ठीक है, तो उस पे 18% आपकी रेट है। गोल्ड लोन है वो 11%। तो सबसे पहले जिसका सबसे हाई इंटरेस्ट है पहले वो पे करना चाहिए, उसके बाद में दूसरे दूसरे पे करना चाहिए। इससे आपका लोन इंटरेस्ट एकदम कम हो जाएगा और लोन भी आपका जल्दी फ्री हो जाएगा। उसके अलावा भी अगर आपको कोई छोटा मोटा लोन है, जैसे कहीं से कुछ छोटा सा 50,000 का 20,000 का या ऐसा कुछ लोन ले रखा है, तो पहले वो करना चाहिए। आपके लोन के नंबर्स ऑफ लोन भी आपके कम होने चाहिए। अब बात करेंगे, कुछ गुड डेप्ट होते हैं, कुछ बैड डेप्ट होते हैं। गुड डेप्ट के अंदर क्या क्या आते हैं, अगर आप लोन लेके अगर कोई आप होम ले रहे हो, उसको आप अगर रेंट पे दे रहे हो, या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हो, या खुद के लिए भी घर ले रहे हो, तो वो गुड डेप्ट माना जाता है, क्योंकि इनकी जो रियल एस्टेट की वैल्यू है वो धीरे धीरे एक टाइम के अनुसार बढ़ती रहती है। अगर आपको बच्चों के एजुकेशन के लिए हायर लोन चाहिए, हायर एजुकेशन के लिए तो ये ले लेना चाहिए, ये अच्छा लोन माना जाता है, क्योंकि वो उनके कैरियर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है इसका। अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो उसके लिए लोन ले लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपका कैश कैश फ्लो अच्छा हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा हम देखते हैं कि लोग ध्यान नहीं रखते हैं। अगर किसी ने बिजनेस है, किसी ने सीसी ले ली है, तो उनके अपने क्रेडिटर को तो वो पेमेंट कर दे रहे टाइम ले, क्योंकि उनके पास में सीसी है, उनके पास बिजनेस लोन है। लेकिन अपने डेटर से वो पैसा टाइमली नहीं मांग सकते, तो वो एक मैनेजमेंट जरूर करना चाहिए। बिजनेस लोन लेते समय ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बहुत लोग स्मार्टली वर्क करते हैं, उनको अगर कहीं से लगता है कि किस पर्टिकुलर स्कीम में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक में वो कैपेबल है, वो ज़्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं, और वो उनको जो लोन है वो 11% 12% में मिल रहा है, और वो वहाँ से 20% रिटर्न निकाल सकते हैं। तो इस तरह से भी लोग लोन ले लेते हैं और वो मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको किसी व्हीकल की जरूरत है, जैसे आपको कोई व्हीकल में, कार टैक्सी ट्रक वगैरह चाहिए, तो वो वाला लोन ले लेना चाहिए, क्योंकि आपके वो बिजनेस में ग्रो करेगा वो लोन। अब बैड डेब्ट कौन कौन से होते हैं, जो सिर्फ एक शो के लिए, जैसे कोई लग्जरी आइटम खरीदने, किसी को रोलेक्स की घड़ी चाहिए वो 35,000 रुपए की, किसी को 1 लाख रुपए की घड़ी चाहिए, या कुछ ऐसा चाहिए, तो वो लोग क्रेडिट कार्ड को स्वैप करके ऐसे चीज ले लेते हैं, वो बैड डेब्ट में गिना जाता है। कोई भी अगर कोई वैकेशन जा रहा है, तो आजकल हर चीज ईएमआई पे अवेलेबल है। वैकेशन के लिए ईएमआई पे वैकेशन जा रहे हैं, कोई अपने शादी की कैपेसिटी उसकी 20 लाख रुपए की है, लेकिन 50 लाख रुपए का लोन लेके वो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है, तो वो इस तरह से एडवाइजेबल नहीं है। कुछ ऐसे लोन होते हैं कि एकदम उनको किसी इंस्टेंट की जरूरत पड़ती है, बहुत हाई रेट इंटरेस्ट पे ले लेते हैं इधर उधर से, वो भी अवॉइड करना चाहिए। बहुत लोग लग्जरी कार खरीदने के लिए लोन ले लेते हैं, जहाँ पे उनका काम 10 लाख रुपए की कार से हो सकता है, वो 18 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की कार ले लेते हैं। कार एक डेप्रिशिएट एसेट्स है, इस पे लोन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर पॉसिबल हो, अगर आप सेकेंड हैंड कार ले सको, तो वो उस पर आपका बहुत रेट में फर्क आ जाएगा। बहुत लोग अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने के लिए फ़ोन लेता है। हर सितंबर में आईफोन आता है, तो वो उनको हर बार नया आईफोन चाहिए। तो इस तरह से वो पुराने वाले तो एकदम आधी आधी रेट में बेच देते हैं और नया आईफोन ले लेते हैं। इस तरह से बहुत सारे आइटम है जो सिर्फ अपनी लग्जरी शो करने के लिए होते हैं। तो वो एक बैड एप्स के ट्रैप में फंसते जाते हैं वे लोग।
अब कुछ कॉमन मिस्टेक है जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उनके लिए, वो मैंने बताई है। क्रेडिट कार्ड का जब बिल आता है, तब फिर जैसे 2 लाख रुपए का बिल आए तो उसमें एक आता है मिनिमम ड्यू, आप 20,000 पे कर दिए। लोग उसको मिनिमम ड्यू पे करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि भले पेनल्टी नहीं लगी हो लेकिन इंटरेस्ट आपका लगता रहता है। तो वो जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का आए स्टेटमेंट, तो आपको पूरा का पूरा आपको पे करना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि लोगों को अपने जो डेडलाइन होती है उनको पता होता है कि 10 तारीख को पे करना होता है। 3-4 उन्होंने क्रेडिट कार्ड ले रखे हो, कोई 10 तारीख को पे हो रहा है, 10 तारीख को ड्यू होता है, कोई 15 तारीख को, कोई 20 तारीख को। तो वो ध्यान नहीं रख पाते हैं, अपने जो पेमेंट की डेडलाइन वो मिस कर देते हैं। मिस करने से क्या होता है, उनको हैवी पेनल्टी लगती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्रेड, CRED, क्रेड करके एक ऐप आती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उससे वो आपको व्हाट्सएप पे भी रिमाइंड करवा देगा और ऐप भी रिमाइंड करवा देगा कि आपको कौन सा पेमेंट कब ड्यू हो रहा है आपका। और स्पेंडिंग ऑफ बियॉन्ड द बजट, क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले जनरली क्या होता है कि बिग बाजार जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो वो ज्यादा पे कर देते हैं। बहुत बार जो पर्सन होते हैं, आवाज आ रही है आपको सबको मेरी? सर, हेलो। यस यस सर। यस, आ रही है यस आ रही है। यस सर, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है कि लोग क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल कर ले ATM से, वो नहीं करना चाहिए। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का जो पीरियड है वो 50 दिन का है, तो अगर आप कैश विड्रॉल कर लेते हैं तो कैश विड्रॉल करने से क्या होता है कि भाई वो उसी 50 दिन का नहीं, वो उसी दिन से आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है, तो वो अवॉइड करना चाहिए। और जनरली लोग क्या करते हैं, 3-4 क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं, उनकी जैसे टोटल लिमिट हो गई 10 लाख रुपए की, वो पूरा का पूरा उसको यूज कर लेते हैं। 10 लाख की लिमिट है तो 9 लाख रुपए की लिमिट यूज कर ली, वो आपके सिबिल पे गलत इफेक्ट डालती है। ठीक है ना, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और बहुत लोग क्या है कि क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से नहीं देखते हैं, कि इग्नोर ही वो कब आ रहा है, कब उस पर अगर कोई हिडन चार्ज लगे हुए हैं, या फिर क्या होता है किसी ने कोई फ्रॉड भी कर रखा होता है। 20,000 रुपये किसी ने पेमेंट निकाल लिया, लेकिन आप अपने स्टेटमेंट को चेक नहीं करते हैं टाइम टू टाइम, तो आपको पता ही नहीं चलेगा और आप उसको चुपचाप पे करते रहेंगे। तो अपने स्टेटमेंट को बड़ा ध्यान से चेक करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं करने चाहिए, इसके आपकी सिबिल भी आपकी डाउन हो जाती है। और जनरली पर्सन क्या होता है, सिर्फ रिवॉर्ड के चक्कर में क्रेडिट कार्ड्स लेने लग जाते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। और उनको ये भी देखना चाहिए कि एनुअल फीस और हिडन चार्जेस कितने हैं, कि अगर बहुत ज़्यादा हिडन चार्ज है और एनुअल फीस है तो उन लोगों को उनको अवॉइड करना चाहिए। हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड और जो वो जनरली क्या होता है कि लोगों को मतलब 2 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की जरूरत कर, वो अपना क्रेडिट कार्ड स्वैप करवा देते हैं घर पे भी। तो इसके बजाय आप कोई छोटा सा लोन ले लो, वो पर्सनल लोन आपको 18% में मिल जाएगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड आपको 40% का इंटरेस्ट लाता है उस पर। और जब भी कोई क्रेडिट कार्ड लें उसके टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छी तरह समझें, उसके बाद में उसको लें। और अगर आपको जैसे कोई बंद भी करवाना है तो सबसे पहले वो वाला बंद कराएं जो अभी लेटेस्ट वाला है। जितना कोई पुराना क्रेडिट कार्ड उसको बंद मत कराएं, क्योंकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होती है उसके अंदर। तो वो जितना अगर पुराना क्रेडिट कार्ड होगा उतना आपका सिबिल में आपका फायदा मिलेगा आपको। अब एक फार्मूला मैंने बनाया है फॉर पर्सनल फाइनेंस, ठीक है ना। तो अभी तक कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। मेरी आवाज आ रही है बराबर? आई एम ऑडिबल? सर, या यस सर। हम्म आप चैट बॉक्स में भी अपना कोई डाउट लिख सकते हैं। अभी तक यहाँ तक मैंने कुछ बताया, अभी तक कुछ डाउट है तो बताएं, फिर अपन आगे चलते हैं। इस सेशन को इंटरेक्ट बताते रहें कि भाई ऐसा नहीं कि एक वन साइड नहीं होना चाहिए, टू साइड होना चाहिए। ठीक है। मैंने एक फार्मूला बनाया है, फार्मूला ऑफ पर्सनल फाइनेंस, द FMGPS। द FMGS PS क्या है, उसको याद करने का भी एक तरीका है, वो मैं आगे बताऊंगा। ये
एक मैंने पूरा सीक्वेंस बनाया है, पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद में क्या होना चाहिए, उसके बाद में क्या होना चाहिए। तो द से मतलब टी से है टर्म प्लान। सबसे पहले आपका एक टर्म प्लान होना चाहिए, फिर आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए एच से। ई से इमरजेंसी फंड होना चाहिए। एफ से फिक्स इनकम प्लान होना चाहिए। एम से म्यूचुअल फंड होना चाहिए। जी से गोल्ड होना चाहिए। टी से प्रॉपर्टी होना चाहिए और एस से स्टॉक होना चाहिए। फार्मूला पर्सनल फाइनेंस आप इसको ऐसे याद करना चाहिए, आपको कर सकते हैं, द हैप्पी एलिफेंट फाउंड माई ग्रीन पैरट सिंगिंग। ठीक है, ऐसे इस तरह से ये थोड़ा सा एक फनी बनाने की याद करने के लिए कैसे अपन इसको मेमोराइज कर सके। द हैप्पी एलिफेंट फाउंड माई ग्रीन पैरट सिंगिंग। अब अपन बढ़ते हैं टर्म प्लान के ऊपर। टर्म प्लान मोस्टली दो तरह के होते हैं, प्योर टर्म प्लान एंड टर्म प्लान प्लस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। प्योर टर्म प्लान के अंदर भी दो कैटेगरी होती है, नॉन रिटर्न ऑफ प्रीमियम और रिटर्न ऑफ प्रीमियम। नॉन रिटर्न ऑफ प्रीमियम जस्ट लाइक आपके कार का इंश्योरेंस है, इस पे 18% जीएसटी लगता है। तो अगर आपको कुछ हो गया तो आपको पैसा वापस मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कैजुअलिटी के केस में आपको पैसा मिल जाएगा। और रिटर्न ऑफ प्रीमियम में क्या होता है कि इस पे जीएसटी 4.5% और बाद अगले वाले सालों में 2.25% लगता है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो भी आपको मिल जाएगा मैच्योरिटी का डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। अगर नहीं होगा तो जीएसटी हटा के वापस पैसा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों का प्रीमियम लगभग सेम आता है। कारण क्या, क्योंकि इस पे 18% लगता है, गवर्नमेंट जीएसटी लगा रही है और इस पे बहुत कम जीएसटी इनका, इसलिए इन दोनों का प्रीमियम लगभग सेम आता है। तीसरी तरह का प्लान है वो टर्म प्लान प्लस म्यूचुअल फंड है। इसको अपन यूलिप प्लान भी समझते हैं, इसको आगे भी समझेंगे अपन। एक टर्म प्लान का एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। No sound, sir. साउंड आ रहा है? No, no, no sound. साउंड नहीं आ रहा है? अच्छा, नहीं. एक सेकंड। अच्छा अच्छा। चलो बाद में दिखा दूंगा मैं, अगर कंफ्यूजन साउंड का इशू देख लेंगे उसमें क्या है।
अभी ये एक एग्जांपल दिया है मैंने रिटर्न, इसमें NROP यानी नॉन रिटर्न ऑफ प्रीमियम का एक एग्जांपल लिया है मैंने। इसमें एक लेडी है रिया गहलोत, उसकी एज है 30 और इसका अपन इंश्योरेंस कर रहे हैं अगले 40 साल तक का। ठीक है, इसका प्रीमियम आएगा 24,000 रुपये यानी सिर्फ 2,000 रुपये महीना। इसको सिर्फ पे करना है 12 साल तक और 1 करोड़ रुपए का इसका इंश्योरेंस हो गया। तो 1 करोड़ रुपए का हो गया। अगले 40 साल में जब तक 70 साल की एज में अगर इसको कुछ भी होता है तो उसके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। और अगर कुछ नहीं होता है तो इस NROP है तो इसमें वापस कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा प्लान है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इसके अंदर भी सेम लेडी है और सेम एज है। इसका भी 40 ईयर तक लिया है अपन ने, तो 70 साल तक ये भी कवर है। इसका भी प्रीमियम सेम आ रहा है 28,000 रुपये। तो अगर इस 40 साल के दौरान अगर उसको कुछ हो गया तो उसके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। और अगर नहीं हुआ तो उसका जितना भी उसने प्रीमियम भरा है 28,000 × 12, 28,000 × 12 ये हुआ 3,36,000। ये उसको वापस मिल जाएगा जितना भी GST लगा है उसको हटा के। अब एक और प्लान बता रहा हूँ जो यूलिप प्लान है। यूलिप प्लान में क्या होता है कि इसमें ज़्यादातर पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। सेम लेडी है, रिया गहलोत है, 30 ईयर की है और 40 ईयर का अपन उसको प्लान दे रहे हैं। तो इसमें 12 ईयर तक इसको जमा कराना है। इसका प्रीमियम आ रहा है 77,000 रुपीज़। तो ये उसको 12 साल तक जमा कराना है और इसके अंदर ज़्यादातर पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होगा। अगर एक नॉर्मल रिटर्न माना है कि 18% अगर उसको मानते हैं कि भी रिटर्न आ जाएगा तो 40 साल बाद में उसका पैसा 9,91,00,000 रुपये हो जाएगा। लगभग 10 करोड़ रुपीज उसको मिल जाएंगे। 5 साल बाद में जब भी चाहे वो पैसा निकाल भी सकती है। जमा 12 साल कराएं लेकिन 5 साल बाद में पैसा निकाल भी सकते हैं। ठीक है ना। इसमें उसको क्या क्या मिलेगा, इस 40 साल के दौरान अगर उसकी डेथ होती है तो 1 करोड़ रुपए। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 1,90,00,000 रुपए। अगर ये एक्सीडेंटल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होता है तो 2,80,00,000 रुपए। अगर ऐसी कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर कहता है अब ये नहीं बचेंगे, ठीक है, घर ले जाओ इनको, तो 10 लाख रुपए हाथों हाथ मिल जाते हैं और 90 लाख रुपए डेथ के बाद मिल जाते हैं। अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है एक्सीडेंट के कारण, जो उसमें उसके 2 लिम्स काम करना बंद कर देते हैं, तो 90 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर ये एक्सीडेंटल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हुआ है तो 1,80,00,000 रुपए मिल जाते हैं। फिर अगर डेथ होती है इस 40 साल के दौरान तो 1 करोड़ और मिल जाता है। फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। आपका हेल्थ इंश्योरेंस, अभी अपन ने लेटेस्ट केस देखा ये सैफ अली खान वाला। तो अभी देखो इसने भी इसने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा था। इसका 35 लाख रुपए का लीलावती में ये थे एडमिट। इनका 35 लाख रुपए का बिल बना था, 25 लाख रुपए की उन्होंने पॉलिसी ले रखी थी। तो इनमें इतने बड़े लोगों ने भी, इनको कोई कमी नहीं है तो भी इन्होंने भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था। फिर एक आना चाहिए इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या होता है कि हम तो ट्राई कर रहे हैं अपने बेस्ट के लिए, लेकिन हमको खराब से खराब के लिए तैयार रहना चाहिए, वर्स्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके जितने भी, अपन ने बजटिंग में देख लिया कि जितने भी आपके घर के फिक्स एक्सपेंसेज है, जितने भी आपके मिनिमम लगते हैं, उसका एटलीस्ट 6 मंथ का आपके पास में एक प्रोविजन बना के या तो आप FD करवा लो या कहीं से लिक्विड फंड के अंदर डाल दो। इसमें अपने को इंटरेस्ट नहीं कमाना है, सिर्फ ये इमरजेंसी फंड के लिए अपने पास में रखना चाहिए। फिर आता है फिक्स इनकम प्लान। फिक्स इनकम प्लान बहुत तरह के होते हैं कि जैसे अभी बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी में फिक्स इनकम प्लान देती है। FD करवा सकते हैं आप, बॉन्ड करवा सकते हैं, PPF करा सकते हैं, RD करा सकते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी करा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी स्कीम होती है। इसका मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ फिक्स इनकम प्लान का। अभी ये प्लान मैंने अपनी गुड़िया के ऊपर बनाया है, वो 3 साल की है। तो इसमें प्रपोजल मेरी वाइफ बन रही है जो 35 ईयर की है। इसमें ऐसा है प्लान है कि जैसे 1-1 लाख रुपए उसने जमा कराए अगले 12 साल तक। इसके सामने जैसे 1 लाख रुपए जमा कराए अगले तीसरे दिन ही उसको 36,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। और ये 36,000 कब तक मिलेंगे, अगले 50 साल तक मिलते रहेंगे। ठीक है, अगले 50 साल तक मिलते रहेंगे। उस पैसे को आप म्यूचुअल फंड में डाल दो। एक 15% की एवरेज रेट से भी अगर देखे हैं तो जब गुड़िया 50 साल, अभी 3 साल की है, 50 साल बाद में
53 ईयर की हो जाएगी तो उसको 30 करोड़ रुपीज मिलेंगे, और ये जो 12 लाख रुपए जमा है उसके भी 16,80,000 रुपये मिलेंगे। इस दौरान अगर उसको कुछ भी होता है तो उसका इंश्योरेंस भी है 15 लाख रुपए का। तो इस तरह के प्लान अपने जो भी है जो डॉटर्स वगैरह को भी दे सकते हैं। ये कोई नॉर्मल पर्सन भी करा सकता है, जैसे गुड़िया के खुद के नाम से भी करा सकते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, एक एज है मीना नाम से एक मैंने बनाया है, उनकी एज है 47। उन्होंने भी 1-1 लाख रुपए जमा कराए और 36,000 उनको, जैसे 1 लाख रुपए जमा कराए 36,000 ये फिक्स मिलने लग गए अगले 40 साल तक। उन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला तो करीबन 7.5 करोड़ रुपए मिल गए। तो ये कॉम्बिनेशन है कि कुछ फिक्स इनकम आती रहे और कुछ मार्केट में रिस्क में भी लगा सके। इस तरह से भी अपन कर सकते हैं। फिर आपको एक और प्रॉपर्टी लेनी चाहिए कि जिससे भी आपका रेंटल इनकम आता है। प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक तो आपने बहुत बड़ा घर ले लिया, वो इतनी आपको इतना इनकम नहीं देगा, लेकिन अगर आपने कोई रेंटल प्रॉपर्टी ले ली, ऐसी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली, तो वो आपको लाइफ टाइम आपकी इनकम करवा के देगी आपको। अगर आपको फिर ज़्यादा नॉलेज है तो आप शेयर्स वगैरह में भी आप, अगर आप एनालिसिस कर सकते हैं, आपको टाइम है, तो आप शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें भी रिटर्न अच्छा आता है। अब अपन आते हैं म्यूचुअल फंड क्या है, और म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड या एसआईपी क्या होता है। अभी तक जितना भी कुछ मैंने बताया उसमें कुछ आपको डाउट तो बताइए मेरे को। आगे चलें। Yes, sir. यस। म्यूचुअल फंड या एसआईपी क्या है, आज के टाइम आप ज़्यादातर सब सीएमए ही है तो सब जानते हैं, तो भी एक बता देते हैं कि म्यूचुअल फंड या एसआईपी क्या होता है। हम सभी लोगों के जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं, जैसे किसी को बड़ा घर लेना है, किसी को बड़ी गाड़ी लेनी है, किसी को अपने बच्चों की हायर एजुकेशन करनी है, किसी को अपने बच्चों की अच्छी शादी करनी है, किसी को फॉरेन टूर करना है, किसी को अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो उसके लिए सही है पैसा। पैसा कमाने के मेन दो ही कारण, दो ही तरीके हैं, या तो आप अपना कोई खुद बड़ा बिजनेस करें, या फिर किसी अच्छे बिजनेस में उसके हिस्सेदार बन जाए। अब बड़ा बिजनेस अपन हिस्सेदार कैसे बने, आपके शहर में कोई भी एक बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ी दुकान होगी, कोई कपड़ों की शॉप्स होगी, कोई मिठाई की शॉप्स होगी, अपन उनको हम उनको नहीं बोल सकते कि आप अपने बिजनेस में हमारे हम ये लोग 2 लाख रुपए और आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो और अब जो प्रॉफिट हो उसमें हमको शेयर देता ना, ऐसा नहीं कर सकते। हम सिर्फ उन्हीं कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो शेयर बाजार के अंदर लिस्ट होती है। शेयर बाजार में बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां लिस्ट है, जैसे आईटीसी है, इन्फोसिस है, टीसीएस है। तो लेकिन अपने साथ में क्या प्रॉब्लम है, आम आदमी के साथ में क्या प्रॉब्लम है, कौन सा शेयर कब लेना है कब बेचना है, अब किसी को कुछ पता नहीं। अभी देखा जाए पिछले 1 महीने से मार्केट नीचे गिर ही रहा है, और उससे पहले बढ़ ही रहा। तो किसी को कोई ट्रैक नहीं कर पाता है मार्केट को, ये प्रॉब्लम है। तो ये ट्रैक नहीं कर पाता है, तो इस परेशानी को दूर करने के लिए म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट आया है। म्यूचुअल फंड में हम दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो हम लमसम एक साथ में इन्वेस्टमेंट करें या एसआईपी के तरीके से इन्वेस्टमेंट करें। एसआईपी यानी एक तरह से जस्ट लाइक आपका इंस्टॉलमेंट जैसे जाती है ईएमआई, उस तरह से आपका ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से जाता रहेगा। एसआईपी में हर कोई अपने इनकम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। किसी ने 10,000 की है, किसी ने 5,000 की है, किसी ने 20,000 की है, किसी ने 3,000 रुपए की है। ये सब पैसा जाता है म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में, जिसको एएमसी भी बोलते हैं। भारत में अभी टोटल 44 एएमसी है या म्यूचुअल फंड हाउसेस है। इन सब म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास में सुपर एक्सपर्ट फंड मैनेजर की टीम होती है, जो मार्केट रिसर्च में, इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में सुपर एक्सपर्ट लोग होते हैं ये लोग। ये फंड मैनेजर आपके पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे उनके पास में हम सब ने इकट्ठा करके 100 करोड़ रुपए दिए महीने का, तो वो क्या करेंगे, फूड एंड ब्यूरेज में डाल दिए, एग्जाम्पल 4% डाल दिए, मीडिया में डाल दिए, कंज्यूमर में डाल दिए, बैंकिंग में डाल दिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डाल दिए, इंजीनियरिंग में डाल दिए। इस तरह से हर तरह सेक्टर में डाल देते हैं। तो ऐसे होने में क्या है कि कभी कोई सेक्टर चलता है, कभी कोई सेक्टर नहीं चलता है। कभी 20 सेक्टर में डाले, 2 सेक्टर नहीं चले, कोई बात नहीं, 18 सेक्टर अच्छे चले तो आपको रिटर्न कमा के दे देंगे, और आपके इन्वेस्टमेंट में हमेशा अच्छा रिटर्न कमा के देंगे।
2 जनवरी 1986 को शेयर बाजार की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। उस समय सिर्फ सेंसेक्स 100 रुपीज था। आज ये 85,000 को क्रॉस कर चुका है एक बार, अभी वापस नीचे है। लेकिन देखो कि धीरे धीरे बढ़ता ही है, कभी कम नहीं होता है। कम भी होता है तो बड़े शार्पली, अभी मार्च के अंदर, मार्च 2020 में जब कोविड आया था एकदम थोड़ा सा नीचे आ गया था, फिर एकदम कितना शार्पली बढ़ा था। तो ये तो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। म्यूचुअल फंड की कैटेगरी कितनी होती है? म्यूचुअल फंड की मोस्टली 3 कैटेगरी होती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप क्या कह सकते हैं कि एकदम बरगद की पेड़ की तरह है, इसमें लो रिस्क लो प्रॉफिट होता है। ये इसमें सब बड़ी बड़ी कंपनियों के जो बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर इसमें लिए जाते हैं, और इसमें एवरेज रिटर्न 12% आ जाता है पिछले 10 सालों से। लार्ज कैप में आते हैं जैसे इन्फोसिस, आईसीसी, एचडीएफसी, इस टाइप की कंपनियां इसमें बड़ी बड़ी आती है। फिर मिड कैप में जो लार्ज कैप से छोटी होती है और स्मॉल कैप से बड़ी होती है, इसमें एवरेज 15% रिटर्न आ जाता है पिछले 10 सालों से। इसमें अपन कह सकते हैं कि मीडियम रिस्क मीडियम प्रॉफिट। फिर मिड कैप के अंदर कौन से आते हैं, जैसे बजाज बजाज फाइनेंस कंपनी आ गई, ऐसे छोटी थोड़ी उससे छोटी कंपनी आ गई। फिर स्मॉल कैप क्या है, एक तरह से छोटा सा पौधा है जो अभी उसमें ग्रो होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, लेकिन अगर कोई ऐसे कोई भी मार्केट में कुछ भी गड़बड़ हुई तो सबसे पहले इनको ही प्रॉब्लम होगी। तो ये भी पिछले 20 सालों से 10% रिटर्न, 10 सालों से 20% रिटर्न कमा के दे रहे हैं। इसको हम कह सकते हैं हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। फिर एक होता है ईएलएसएस, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड। तो ये पिछले 10 साल से 15% रिटर्न दे रहे हैं। इसमें लॉकिंग पीरियड होता है 36 महीनों का। कोई अभी किसी ने अभी जनवरी 25 में अगर पैसे डाले हैं तो 36 महीने बाद में ही निकाल पाएगा। तो 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करने से 80 में अपने छूट मिल जाती है। अभी टैक्सेशन क्या चल रहा है, अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है अगर, तो 20% टैक्स लग रहा है म्यूचुअल फंड के ऊपर। अगर लॉन्ग टर्म है तो 12.5% टैक्स लग रहा है, लेकिन 1.25 लाख रुपए तक अभी छूट मिल रही है उसमें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? क्योंकि अभी सेविंग बैंक के अंदर, बैंक एफडी के अंदर, पोस्ट ऑफिस स्कीम के अंदर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट के अंदर, एन्युटीज के सब में इंटरेस्ट रेट कमी हो रही है लगातार। और जो जो इन्फ्लेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक एवरेज इन्फ्लेशन है 7 से 8% का। तो अगर आपने एफडी कराई है 8% की, तो एक तरह से आपका पैसा तो 1 लाख रुपए का 1 लाख ही रहा। 1 लाख रुपए का भले दिख रहा है कि आपको अगले साल 1,08,000 हो गया, लेकिन जो परचेजिंग पावर थी 1 लाख रुपए की वो भी कम हो गई। तो वो आज 1,08,000 रुपये 1,08,000 की हो गई। तो इसलिए आपका पैसा ग्रो नहीं हुआ, वही कहीं वही रह गया या डाउन हो गया। म्यूचुअल फंड में इसलिए भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं डालने चाहिए, आपको हर जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो लगभग इस तरह से होना चाहिए, कुछ आपके पास में इंश्योरेंस होना चाहिए, कुछ म्यूचुअल फंड होना चाहिए, कुछ आपके पास कैश होना चाहिए, एफडी भी होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए, प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए, शेयर्स अगर आपको नॉलेज है तो शेयर्स भी होनी चाहिए। तो कहीं भी आपका पैसा पूरा का पूरा एक जगह नहीं होना चाहिए, सब जगह आपका पैसा बिखरा हुआ होना चाहिए। अगर आप चाहें, अगर आपको गोल्ड में शौक है तो आप गोल्ड की भी एक एसआईपी कर सकते हैं। आप चाहें कि हर महीने में 1,000 रुपए का गोल्ड लेके रख लूँ, 1,000 का या 10,000 का, तो आप सुनार के पास में जाओगे, 10,000 रुपये लेके क्या हर महीने मेरे को 10,000 का दे दे, तो फिर ना तो डिसिप्लिन में खरीदा जा सकता है और उसको मैनेज करना भी मुश्किल होता है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम है जो आपकी, सिर्फ आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गोल्ड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट होता है। गोल्ड का रेट बढ़ेगा तो उसका रेट बढ़ेगा, गोल्ड का रेट डाउन होगा तो उसका रेट डाउन होगा। एसआईपी के कुछ फीचर्स हैं, आप किसी भी महीने के किसी भी डेट को स्टार्ट करा सकते हैं, किसी भी डेट को बंद करा सकते हैं, जब चाहे आप बंद करा सकते हैं। जब चाहे उसको आपने जैसे 30,000 रुपये की एसआईपी कराए तो जब चाहे आप उसको 40,000 की करा सकते हैं, जब चाहे उसको 20,000 की करा सकते हैं, कभी भी आप उसको रिडीम करा सकते हैं। तो ये कुछ लिक्विडिटी होती है इसके अंदर। म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी खूब होती है, जब चाहिए आपको पैसा निकाल सकते हैं आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करके आपके म्यूचुअल फंड में 20 लाख रुपए हो गए, लेकिन अभी आपको सिर्फ 3 लाख की जरूरत है, तो आप सिर्फ 3 लाख ही निकाल सकते हो, बाकी पैसा आपका मार्केट में लगा हुआ रहेगा। एफडी के जैसे नहीं कि आपको पूरा का पूरा ही तोड़ना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा होता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है कि अगर जैसे कोई बिजनेस करता है, एग्जाम्पल कोई टीवी टीवी का बिजनेस करता है, तो वो हर महीने 10,000 रुपये का उसको एक टीवी खरीद लिए, तो 50 उसकी रेट अभी 50 रुपये है। टीवी का एग्जाम्पल कुछ भी आप कह सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर है,
तो अभी उसकी रेट 50 रुपये था, उसको हर महीने 10,000 के कैलकुलेटर खरीदने हैं। तो पहले यूनिट आएगा 200, पहले महीने वो 200 परचेज करेगा, फिर कैलकुलेटर रेट बढ़ गई, ठीक है, तो फिर 166 परचेज हुए, फिर और रेट बढ़ गई तो कम हुए, तो ऐसे कभी रेट घटी कभी बढ़ी, तो एक एवरेज आ गया कि उसने टोटल 10 महीने में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए, उसके पास में 1600 कैलकुलेटर आ गए, तो उसकी एवरेज रेट है वो 62 पड़ी। लेकिन अभी जो आखिरी में देखे कि 90 रुपये रेट होगी, तो धीरे धीरे करके बढ़ी है, तो वो उसमें इसको फायदा हो गया। तो हर भाव में खरीदने का फायदा ये होता है, एवरेजिंग आ जाती है आपकी। अगर किसी के होम लोन है तो वो SIP करके अपना होम लोन इंटरेस्ट फ्री कर सकता है। ये कैसे कर सकता है, इसको समझते हैं अपन। अगर किसी का होम लोन है 20 लाख रुपए का, 20 साल के लिए ले रखा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसकी 8% है, तो उसकी EMI आएगी 16,729 रुपए। तो टोटल वो पेमेंट कर देगा पूरे अपने 20 ईयर के अंदर 40 लाख रुपए, जिसमें 20 लाख रुपए उसने प्रिंसिपल पे किया, 20 लाख रुपए इंटरेस्ट पे किया। अगर वो सिर्फ SIP भी कर देता है, सिर्फ अगर इंटरेस्ट भी अगर उसको SIP चाहिए, तो उसको सिर्फ 2,000 रुपए की SIP करनी है। 1600 रुपये ऑलरेडी दे रहा है, सिर्फ एक 2,000 रुपये के साथ में SIP कर दे, तो वो भी 20 साल अपन चलाएंगे, 15% की एवरेज रिटर्न अपन लेंगे, तो टोटल उसका इन्वेस्टमेंट होगा SIP में 4,80,000 रुपये, और मैच्योरिटी होगी 26 लाख रुपए। और तो अगर इन्वेस्टेड अमाउंट लेस करते हैं तो 21 लाख रुपए का उसका प्रॉफिट हो गया। तो जितना उसने इंटरेस्ट यहाँ पर पे किया था, उसने यहाँ पर अर्न कर लिया। तो ये एक SIP का पावर है। अगर वो पूरे ही फ्री करना चाहता है, EMI फ्री, तो 4,000 की SIP करा दे, तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा 43 लाख का। तो उसका पूरा का पूरा होम लोन विथ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ही फ्री हो जाएंगे। तो इस तरह से ये स्मार्टली प्लान कर सकता है। जैसे ही कोई होम लोन लेता है, उसको अपने EMI का एटलीस्ट 10% या 20% SIP स्टार्ट करनी चाहिए। म्यूचुअल फंड में इसलिए भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बहुत फायदा मिलता है। कि अगर किसी ने 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए पर मंथ, और 15% का अपन रिटर्न मानते हैं, तो पहले साल में उसका इन्वेस्टमेंट होगा 60,000 रुपये, और इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी उसके बाद में 64,000। धीरे धीरे अगर ये 10 साल तक उसने चलाई, तो 6 लाख उसका इन्वेस्टमेंट हो गया, उसकी वैल्यू हो गई 13 लाख रुपए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि उसका जो पैसा है 1.08% बढ़ा, और यहाँ पर 10 साल में डबल हो गया लगभग। फिर इसमें देखेंगे धीरे धीरे, अगर ये SIP उसने 20 साल चलाई, तो 12 लाख रुपए इसका इन्वेस्टमेंट हुआ, और वैल्यू हो गई 66 लाख रुपए इन्वेस्टेड वैल्यू। तो ये 5 गुना हो गया। और अगर उसने 25 साल चला ली, तो 15 लाख उस पर इन्वेस्टमेंट हुआ, और वैल्यू हो गई 1,38,00,000 रुपए, यानी पैसा 9 गुना बढ़ गया। तो जितना ये कंपाउंडिंग को, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को मतलब बहुत ही शानदार माना गया है। इसको नाइन्थ वंडर भी बोला गया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये मोटा मोटा एक कैलकुलेशन बताएगी, अगर 1 लाख रुपए जमा करवाए अपन ने, और 15% की रिटर्न माने, तो 5 साल में वो लगभग डबल हो जाएंगे। 5 साल में वो 2 लाख हो जाएंगे, 10 साल में वो 4 लाख हो जाएंगे, 15वें साल में वो 8 लाख हो जाएंगे, 20 साल में 16 लाख हो जाएंगे, और 35 साल में वो 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे, 1,28,00,000। अगर किसी को अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो इस तरह से कर सकता है कि 30 साल तक वो 5,000 रुपये जमा कराए, और 30 साल बाद में वो 1,54,000 रुपये हर महीने लेता रहे अगले 25 सालों तक। उसमें क्या होता है, एक फंड बन जाता है अच्छा खासा 30 सालों बाद में। फिर उसमें हम SWP लगाते हैं, जैसे SIP होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वैसे SWP होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। उस फंड से अपन पैसा निकालते रहते हैं। तो इस टाइम वो 25 सालों तक जमा कराए 5,000, निकाल रहे 1,54,000। अगर किसी को अपने बच्चों की प्लानिंग करनी है, तो 5,000 रुपये की SIP करा दे, और 18 साल बाद में 35 लाख रुपए उसको मिल जाएंगे। तो वो अपने बच्चों की शिक्षा भी कर सकते हैं। किसी को करोड़पति बनना है, तो 20 साल जमा करा दे 10,900 रुपये, तो उसको 20 साल बाद में 1 करोड़ बन जाएंगे। इस तरह से कुछ प्लान है। फिर एक बताते हैं स्टेप अप SIP या टॉप अप SIP, ये क्या होती है। स्टेप अप SIP होता है कि जैसे स्टेप चढ़ रहे हैं, वैसे अपनी इनकम धीरे धीरे बढ़ती रहती है, तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ाना चाहिए। वो जो मैंने पिछली बार एग्जांपल बताया था, उसमें 15 लाख रुपए की 1,38,00,000 हो रहे थे, ठीक है। अगर वो सिर्फ अपने SIP को हर साल 500 रुपये से बढ़ा दे, जो 5,000 रुपये की थी, हर साल उसको सिर्फ 500 रुपये से बढ़ाना है, तो उसका आगे जाके धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट में उसका आखिरी में 25वें साल में 33 लाख रुपए हो जाएगा, लेकिन मिलेंगे उसको 2,19,00,000 रुपए।
तो हमेशा जब भी SIP लगाए साथ में स्टेप अप SIP जरूर लगाए। जितना आप जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा फायदा है। एक जना है मिस्टर अजय और मिस्टर विजय। मिस्टर अजय ने स्टार्ट किया है 40 की एज में, ठीक है। और वो जब 60 साल का होगा, जैसे उन्होंने SIP स्टार्ट करी 15,000 रुपए की एज एज ऑफ 40, तो उनका 60वें साल में इन्वेस्टमेंट हुआ 36 लाख रुपए। तो रिटायरमेंट में उनके पास में होगा 1,99,00,000 रुपए। और ये मिस्टर विजय हैं, उन्होंने 25 साल की एज में स्टार्ट कर लिया, उन्होंने 15 साल पहले स्टार्ट कर दी। उन्होंने सिर्फ 5,000 की करी, इन्होंने 15,000 की करी थी, लेकिन इन्होंने 5,000 की करी, लेकिन अर्ली स्टार्ट कर दी अपनी एज 25 साल की एज में। तो इनका टोटल इन्वेस्टमेंट 21 लाख रुपए हुआ। इनका तो 36 लाख हुआ, लेकिन इनका 21 लाख रुपए हुआ, लेकिन इनको रिटायरमेंट में 5,70,00,000 रुपए मिलेंगे। जो अपने पीछे जो बात समझी थी कि कितना वो कंपाउंड, उसमें कंपाउंडिंग का इनको फायदा मिल जाएगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो SIP वगैरह के लिए चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो बताइए सर मेरे को आप। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो, अभी तक जितना अपन ने समझा है, या चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। Yes, sir, it is. या Your voice is visible. या किसी को कोई क्वेश्चन है तो You're audible, बताइए। sir. Yeah, you are audible. या ठीक है। मोस्टली सेशन इतना ही था, वैसे मैंने तो लंबा बनाया था, लेकिन इतना ही रखेंगे इसको सेशन को। तो किसी का क्वेश्चन वगैरह हो तो बताइए, नहीं तो देखते हैं। अगर आप किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरा नंबर सेव कर ली सकते हैं, 9950649802। आप कभी भी मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। If anyone has any question, please ask to sir. So we are not getting any question and answers from anyone. ओके ओके So thank you, Abhishek sir, for your valuable time and your valuable presentation, sir, which is helpful for all of us. I think so. ओके ओके Thank मैं you एक so much, चैट and में thank you for all मैं the हाँ participants. मैं चैट बॉक्स में एक लिंक डाल देता हूँ, एक व्हाट्सएप का ग्रुप डाल देता हूँ। तो अगर किसी को भी उस ग्रुप में ज्वाइन होना है वो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक गूगल रिव्यूज का भी मैं डाल देता हूँ, जिसको भी अगर किसी को कुछ पसंद आया तो गूगल रिव्यू भी दे सकता है। ठीक है ना? Okay, sir. Okay. तो ये मैंने लिंक डाल दिया है अभी। जैसे किसी को भी अगर मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में एक बार बता किसी का कुछ Okay, क्वेश्चन sir. है? पेन ड्राइव तेरे पास है ना मेरा?
चलो मुझे फिर एक और क्या है